हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे कि द हिंदू में एक आर्टिकल था दैट इज़ रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। और ये इशू इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मणिपुर में काफ़ी टाइम से वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो इन हिंसक घटनाओं के कारण आप देखेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लगाती है, इमरजेंसीज भी लगाती है। सो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में फेडरल स्ट्रक्चर में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बात करता है रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस एंड आल्सो द आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सेंटर स्टेट के बीच में कैसे पावर्स को बाइफरकेट किया गया है, चाहे वो स्टेट लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट है या फिर कंकरेंट लिस्ट है। तो सेंटर की कैसे ओवरराइडिंग पावर्स हैं, उसके ऊपर कौन-कौन से प्रावधान हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट रहता है ओवर दी सेंटर स्टेट रिलेशंस, राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध हैं उनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है इमरजेंसी का। सो इमरजेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है, बिकॉज द हिंदू में एक रिसेंट आर्टिकल था दैट इज रिसेंट स्पीड ऑफ रिन्यूड violence in the Manipur has once again triggered the discussions around center state relations and also the use of emergency provisions by the सेंटर। सो रिसेंटली फिर से जो वायलेंस है स्टार्ट हो चुका है मणिपुर स्टेट में, जिससे ये डिस्कशन का कारण बन चुका है अगेन, क्योंकि इससे बहुत सारे सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बातचीत होने शुरू हो चुकी है। इमरजेंसी का कैसे यूज़ होना चाहिए और कौन से प्रावधान है केंद्र के पास जिसके थ्रू ये इमरजेंसी को लागू कर सकता है राज्यों के ऊपर। सो की पॉइंट्स के ऊपर अगर हम बात करें, मेन जो फोकस पॉइंट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो हमें सबसे पहले डिस्कशन करना पड़ेगा दैट इज रिगार्डिंग दी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत का जो संघीय ढांचा है उसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियन सिस्टम जो है गवर्नमेंट का दैट इज क्वासी फेडरल, मतलब लेस देन और इक्वल टू फेडरल। फेडरल मीन्स हम टोटली फेडरल नहीं हैं बट हम क्वासी फेडरल हैं, विद पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, जहाँ पे पावर्स जो हैं, जहाँ पे अधिकार जो हैं, जो शक्तियाँ हैं केंद्र और राज्य के बीच, उन्हें दोनों में विभाजित किया गया है। और ये पूरा का पूरा अगर सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करें तो ये 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन किया गया है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में, जहाँ पे दोनों को अलग अलग पावर्स दी गई हैं। स्टेट्स के पास जो आर्टिकल्स हैं, जो कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं दैट आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, सेंटर के पास जो कुछ एक अधिकार हैं वो मेंशन किए गए हैं सेंटर लिस्ट में, और इसके अलावा भी एक लिस्ट है दैट इज जिसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, तो जिसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर ज़्यादातर सेंटर की ही रहते हैं। तो 3 टाइप की लिस्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास टॉपिक्स रहते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें इंडिया के सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, स्टेट लिस्ट जो है उसमें कुछ एक लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका डोमेन रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ऑल्सो अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर की ओवरराइडिंग पावर हैं, और ये एक संविधान के बीच ही एक प्रावधान रखा गया है कि जहाँ पे केंद्र जो है उसके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, जहाँ पे वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी डिसीजन ले सकता है और सेंट्रल लिस्ट के ऊपर तो ऑलरेडी लेता ही है। ऑल्सो कंकरेंट लिस्ट में भी ओवरराइडिंग रेजिडुअरी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट की ही, सॉरी सेंटर के ही पास है। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर अब हम इमरजेंसी के प्रावधानों की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपके पास प्रोविजंस हैं, संविधान में इसका प्रावधान है इमरजेंसी के ऊपर। और अगर हम बात करें पार्ट 28 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो 28वां भाग है, वहाँ पे इमरजेंसी के बारे में ये डील करता है। और अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन कौन से, तो आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू और डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया, और ये संविधानिक तरीके से ही इसे लागू किया जाता है। आर्टिकल 355 या 355 जो कहता है, इट इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन द सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आर्टिकल 355 के अनुसार कभी भी अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो इमरजेंसी लगाने के लिए स्टेट को, सेंटर ने क्या गाइड किया है कि सेंटर की ड्यूटी है, सॉरी स्टेट की ड्यूटी है, ऑल्सो सेंटर की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। सेंटर की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, किससे? बाहरी कोई भी अगर तनाव बन रहा है, जैसे कि एक्सटर्नल एग्रेशन अगर कोई है, बाहर से अगर कोई लड़ाई या फिर वॉर की कोई सिचुएशन है, तब सेंटर को स्टेट को बचाना पड़ेगा। ऑल्सो जब भी कभी सिविल वॉर टाइप
सिचुएशन आए तब भी सेंटर का ही दायित्व बनता है कि वो स्टेट को उससे बचाए, चाहे कोई वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो चुका हो। आर्टिकल 356 इट डील्स विद इट अलाउज द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट इफ गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो अगर किसी भी राज्य की सरकार संविधान के द्वारा बनाए गए प्रावधानों, रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलती है तो सेंटर के पास ये पावर है कि वहाँ पे वो आर्टिकल 356 के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल को वहाँ पे इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें इमरजेंसी से रिगार्डिंग या फिर आर्टिकल 356 के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कई बार कहा जाता है कि आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल, इसे कई बार बायसनेस के हिसाब से भी लगाया जाता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी ये कई बार इसे यूज़ किया गया है। सो बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी एक स्टेटमेंट थी इसके रिगार्डिंग कि उनका इंटेंट था, उनका मानना था कि आर्टिकल 356 रिमेन्स अ डेड लेटर, ये एक डेड लेटर है दैट कैन ओनली बी यूज इन दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कुछ एक अपवादों में ही इसे यूज किया जा सकता है। तो उन्होंने आर्टिकल 356 को बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर वी भीमराव अम्बेडकर ने इसको एक डेड लेटर ही कहा था। फ्रीक्वेंट मिसयूज की बात करें, इसका कहाँ पे दुरुपयोग किया गया है, तो आर्टिकल 356 कई बार देखा गया है कि इसको सेवरल टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस स्वतंत्र जब हो चुका था भारत, उसके बाद कई बार इसे मिसयूज किया गया है। किस लिए? ताकि रिमूव किया जा सके इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अगर कोई भी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है तो उसको गिराने के लिए भी इसे यूज किया गया है। और मोटिव क्या रहे हैं? दैट इज पॉलिटिकल मोटिव, राजनीतिक इसमें मोटिव रहे हैं, रेदर देन जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मतलब विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के संविधान के प्रावधान को, मतलब अगर इनडिसिप्लिन तरीके से यूज़ किया जाता या उनको नहीं माना जाता तब ये 356 यूज़ किया जा सकता है। बट मैक्सिमम देखा गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में कि ज़्यादातर इसका यूज़ जो है पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए ही, खुद के मोटिव्स को ही केटर करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स 356 एंड 356। तो कई बार ये जो जुडिशियल न्यायिक तरीके से भी इसमें कुछ एक चेंजेस किए गए हैं हमारे आर्टिकल 355 और 356 के बीच में, स्पेशली 356 के बीच में। सो SR बोम्मई केस 1994, तो डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं। जब आप पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपका ऑप्शनल है तो वहाँ पे जब भी आपको कहीं पे अपना आंसर लिखना है मेंस में, तो वहाँ पे आपको केस और उसके साथ साथ में ईयर और साथ साथ में ये केस किस लिए हुआ था, तो वो आपको टॉपिक यहाँ पे लिखना होता है। इसके मार्क्स ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो जो फर्स्ट केस है रिलेटेड टू आर्टिकल 355 एंड 356 दैट इज SR बोम्मई केस दैट हेल्ड द जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो जब भी इन्होंने कहा SR बोम्मई केस में 1994 में कि जब भी अगर आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना है दैट डील्स विद प्रेसिडेंट रूल, या फिर गवर्नमेंट जब भी 356 को यहाँ पे इम्पोज करती है तो ये एक जुडिशियल रिव्यू के अंडर आना चाहिए, ये एक न्यायिक समीक्षा के बीच में आना चाहिए, क्योंकि कई बार इसे कुछ एक पॉलिटिकल मोटिव्स को केटर करने के लिए ही कई बार इसे लगाया जाता है। ऑल्सो ये डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो इसमें उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस को कहकर इसे कई बार इम्पोज किया जाता है, जो कि सही नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रावधान होना चाहिए, तभी ये आर्टिकल 356 स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जा सके। नेक्स्ट जो केस है दैट इज रिलेटेड टू नागा पीपल्स मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नागालैंड में कुछ एक लोगों के जो थी मूवमेंट चल रहे थे, रेवोल्यूशन चल रहे थे, क्रांतियां चल रही थी, जिसमें ये केस यूनियन ऑफ इंडिया मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर 1998 में इम्पोज किया गया। इसमें इन्होंने एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 355 अलाउइंग द सेंटर टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू इंश्योर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 355 है कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी से रिगार्डिंग, इसका थोड़ा सा विस्तार किया गया इस केस के बाद, जहां पे सेंटर ने अलो किया कि कुछ एक आपको नेसेसरी एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क करें एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक जो हमारे प्रावधान है उसी के हिसाब से हमारे स्टेट्स को भी सेंटर के साथ साथ में काम करना होगा। सो ये नागा पीपल्स मूवमेंट एंड स्टेट ऑफ इंडिया या फिर यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस हुआ था 1998 का, ये उसका कंक्लूजन है। इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ फेडरलिज्म। तो इमरजेंसी प्रोविजंस, जो इमरजेंसी के प्रावधान हैं, इससे हमारे
संघीय ढांचे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इट स्ट्रेंथन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अथॉरिटी एंड पोटेंशियल फॉर मिसयूज। तो कई बार क्या देखा जाता है कि केंद्रीय सरकार जो है इसका अपने लिए यूज़ करती है, मिसयूज़ किया जाता है पोटेंशियल को। ये मैक्सिमम देखा गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में इसके लिए कई बार तनाव बनता रहता है, क्योंकि इमरजेंसी जो है कई बार यहाँ पे गलत तरीके से इम्पोज की जाती है। कई बार पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीडियंसी को भी यहाँ पे नकारा जाता है। रिकमेंडेशंस फ्रॉम कमीशंस, इसमें कुछ एक कमीशंस बनाए गए हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है, जिन्होंने अपने सुझाव दिए हैं इसके रिगार्डिंग। सो पहला जो रिकमेंडेशन है दैट इज सरकारिया कमीशन 1987। सरकारिया कमीशन जो था उसका 1987 में एक रिकमेंडेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 शुड बी used as a last resort in cases of severe constitutional breakdown। जब भी संविधानिक तरीके से कहीं सरकार ना चले और सरकार टूटने वाली हो, गिरने वाली हो, तब ही हमें आर्टिकल 356 को एज अ लास्ट रिजोर्ट यूज करना चाहिए। तो अंतिम जो हमारे पास अगर कभी फैसला लेने की बात आए तब ही इसे अंतिम तरीके में इसे यूज करना चाहिए। विदाउट एनी बिग इशू हमें कभी भी यहाँ पे इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए आर्टिकल 356 को, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट जो था कमीशन दैट वाज नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2002 में राष्ट्रीय एक समीक्षा कमेटी बनाई गई जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सो नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2002 में कमेटी बनी। इन्होंने सजेस्ट किया कि स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर इनवॉकिंग प्रेसिडेंट रूल टू प्रोटेक्ट फेडरलिज्म। तो जब भी अगर आपको कोई प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी ये लगाया जा सकता है, ताकि हमारा जो संघीय ढांचा है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है, उसमें कभी भी ऐसा कोई इरोजन ना आए। जो रिसेंट जो इसके ऊपर कमीशन बनाया गया था, थर्ड जिसने रिकमेंड किया था, दैट इज पंछी कमीशन 2010। पंछी कमीशन 2010 ने क्लियरर गाइडलाइंस जारी की आर्टिकल 355 और 356 टू प्रिवेंट मिसयूज। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 जो है उसके लिए क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, तभी इसको लागू किया जाना चाहिए। अदरवाइज ये स्टेट और लोगों की फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड फेडरलिज्म। यहाँ पे एक बैलेंस्ड फेडरलिज्म होना चाहिए जहाँ पे हमें मैकेनिज्म रखना चाहिए फॉर जुडिशियल ओवरसाइट। मतलब जब भी हम ऐसा कोई कदम उठाएं तो उसमें जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा उसकी होनी चाहिए, क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि स्टेट और सेंटर की जो ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी और सेंटर की ड्यूटी, और सेंटर की और स्टेट की अपनी जो ऑटोनॉमी है, उसको क्लियर तरीके से कुछ एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए, ताकि इसमें कभी भी कंफ्यूजन ना रहे कि किस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर ओवरराइडिंग पावर रखता है, और ऑल्सो कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप की गाइडलाइंस होनी चाहिए, सो दैट कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए रिगार्डिंग दी राइट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। सेकेंड पॉइंट, मिनिमाइजिंग दी मिसयूज। हमें इसका मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा। जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं डिफरेंट टाइप के कमीशंस की, तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट होना चाहिए और आर्टिकल 356 का मिसयूज बिल्कुल लीस्ट होना चाहिए और बिल्कुल इसे प्रिवेंट करना चाहिए कि मिसयूज ना हो। थर्ड पॉइंट है प्रमोटिंग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ऑन कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सबसे मेन पार्ट है। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म क्या है, इसी में आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन सेंसिटिव इश्यूज। तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट को आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने की जरूरत है, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जहाँ पे भी संविधान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, संविधानिक जो नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट न किया जाए, वहाँ पे बात करने की जरूरत है, डायलॉग करने की जरूरत है, टू इंश्योर बेटर गवर्नेंस एंड रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो तनाव कम रहे और शासन अच्छे से चले, उसके लिए कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आज हमने डिस्कशन किया, हिंदू का आर्टिकल था रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें इमरजेंसी प्रोविजन, उसका इम्पैक्ट और कौन से पार्ट के साथ डिस्कशन करता है, ये कौन से पार्ट में आता है। ऑल्सो 356 का मिसयूज
ऑल्सो 360 प्रेसिडेंट रूल जो है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की कमेटीज़ के रिकमेंडेशन एंड केसेस उनको हमने डिस्कशन किया। सो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।